Hello students, today we are going to discuss another physical parameters of preformulation study. It is called as solubility profile and it consists of three important physical properties like pKa, pH and partition coefficient. Now starting with solubility. यहाँ आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है, that is, no drug will reach its therapeutic target without first being in solution. Solubility is the first parameter to be determined. Early determination of solubility gives a good indicator as to the ease of formulation of a drug candidate. कोई भी ड्रग अपना थेरेप्यूटिक टारगेट तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आ रही है. इसलिए सॉल्युबिलिटी स्टार्टिंग में किसी ड्रग की प्री फॉर्मुलेशन के समय पता करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग, जो आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है. दिस बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टू इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स. फर्स्ट इज solubility in the gastrointestinal tract and the second is permeability across the cell membrane. तो बायोबिलिटी के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है. पहली चीज़ ये कि ड्रग आपकी जीआईटी फ्लूइड में सॉल्युबल हो और उसके बाद वो अच्छे से परमिएट करे सेल मेम्ब्रेन्स को, तभी वो अच्छी बायो अवेलेबिलिटी शो करेगी. So to be transported across the cell membranes, drug molecules are required to be present in a dissolved form. तो जब हम बात करें बार बार dissolved form की, तो वहाँ इंपॉर्टेंस आती है आपकी solubility की. Low aqueous solubility may delay drug absorption. अगर aqueous solubility low होगी तो उतने ही देर से उसका absorption होगा. Now let us define what is solubility. You must have studied this definition earlier. Solubility is a property referring to the ability for a given substance, the solute, to dissolve in a solvent. It is measured in terms of maximum amount of solute dissolved in a solvent at equilibrium. The resulting solution is called as a saturated solution. Maximum solute हम solvent में कितना dissolve करते हैं, equilibrium कब achieve होता है, और उस समय जो solution बनता है उसे हम कहते हैं saturated solution. Aqueous solubility dictates the amount of compound that will dissolve and therefore the amount which is available for absorption. कितना dissolve हुआ, कितना available है absorption के लिए, यही हमें solubility से पता चलता है. अब नीचे आप देख रहे हैं आपको एक description दिया हुआ है solubility का as per the Indian Pharmacopoeia. You might have studied, शायद मैंने ही फर्स्ट ईयर में आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत इसको ब्रीफ में. तो इसमें एक साइड में दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्टिव फेज है और दूसरी साइड है आपका ml ऑफ द सॉल्वेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ द, यानी 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. 1 ग्राम सॉल्यूट के लिए कितना ml हमें सॉल्वेंट चाहिए, उस बेसिस पे हम सॉल्युबिलिटी को अलग अलग टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, कई बार आप लिखा होगा फ्रीली सॉल्युबल, कहीं लिखा होगा स्पेरेनली सॉल्युबल, कहीं लिखा होगा स्लाइटली सॉल्युबल. तो ये इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर. वेरी सॉल्युबल का मतलब है लेस देन 1 पार्ट. इट मीन्स लेस देन 1 ml ऑफ द सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट. फ्रीली सॉल्युबल का मतलब है कि 1 ग्राम को सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 1 से लेके 10 ml के बीच में अगर हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो वेल दैट इज फ्रीली सॉल्युबल. इसी तरीके से हम आगे भी इसको समझ सकते हैं. Next important term is intrinsic solubility. What is intrinsic solubility? Equilibrium solubility of an unionized form of drug is called as intrinsic solubility. जब हम unionized form solid की उसकी solubility पता कर रहे हैं, वो कहलाएगी आपकी intrinsic solubility. It is the solubility of pure weak acid in acid and pure weak base in alkali at the pH when it is fully unionized. तो जिस pH पे
एसिड बेस अनआयोनाइज्ड है, उस समय हम जो सॉल्युबिलिटी निकाल लें तो वो कहलाती है आपकी इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। इट इज़ मेजर्ड एट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स, 3 टेम्परेचर्स पे उसको मेजर किया जाता है। पहला है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ डन फॉर फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी एंड फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, रिड्यूस टेम्परेचर मिनिमाइजेज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो टेम्परेचर रिड्यूस करने से अगर बाई चांस किसी ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वही नहीं होता है इस केस में। और इस टेम्परेचर पे यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, दस प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट चैलेंज। तो सॉल्युबिलिटी के लिए एक चैलेंज की तरह वो प्रस्तुत करता है उसको, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे ड्रग की सॉल्युबिलिटी हम चेक करते हैं बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर के लिए हो गया, एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज फॉर द बायोफार्मास्यूटिकल पैरामीटर बिकॉज द बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। Next term which is related to solubility is dissolution. Solubility with a function of time, that is rate and extent of the solute going into the solution is called as dissolution. It is a process by which solid solute dissolve in a solvent to yield a solution. A drug is expected to be released from the solid dosage form and immediately go into the molecular solution. तो कितने रेट से कितने एक्सटेंट तक जो सॉलिड है वो सॉल्यूशन फॉर्म में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। इसमें आप एक साइड में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें डिसोल्यूशन एपरेटस का एक पिक्चर है, जो हम आगे जब आप लैब में हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम आपको दिखाऊंगा डिसोल्यूशन एपरेटस क्या होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे तब आप उसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्रिटिकल स्टेप एंड प्रीरिक्विजिट फॉर द ड्रग इन एब्जॉर्प्शन। आप देख सकते हैं ड्रग है, टैबलेट का एग्जांपल लिया हुआ है, उसका पहले डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट रही है, उसके बाद उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसॉल्व हो रही है, सॉल्यूशन फॉर्म में आ रही है, देन उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन के लिए पहले डिसोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, ड्रग का सॉल्यूशन फॉर्म में जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पीके। नाउ पीके आपने पढ़ा होगा पहले। मोस्ट ऑफ द ड्रग कंटेन्स एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स हैव आयोनाइजेबल ग्रुप्स। Solubility of these drugs is pH dependent because of its ionization characteristics. तो जहाँ pK की बात करते हैं हम बात करते हैं आयोनाइजेशन की, आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड, बिकॉज एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो अलग अलग pH पे वो आयोनाइज होंगे या अनआयोनाइज्ड रहेंगे, उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी जो है वो डिटरमाइन होती है। pK determination is an important preformulation characteristics as orally given drug experience a range of pH environment which affect their degree of ionization. आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर रेंज ऑफ pH दे रखी है, बक्कल की 6.6 होती है, स्टमक की 1.2, ड्यूडेनम की 6.8 और बाकी इंटेस्टाइन की 7 से लेके 8 तक हो सकती है। तो ड्रग हमारी जब एंटर करती है बॉडी में तो उसको एक रेंज ऑफ pH से गुजरना होता है। तो अलग अलग pH पे उसका या तो आयोनाइजेशन होगा या उसका वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। वो कौन बताएगा? वो बताएगा उसकी pKa वैल्यू। सो pK डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ड्रग एट pH रेंज 1 to 10 सिंस solubility एंड ऑब्जर्प्शन में बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग द pH। तो pH चेंज होने से pKa पे असर आएगा और उसकी वजह से उसके एब्जॉर्प्शन, उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे उसका असर पड़ेगा। Now, pKa is calculated by the Henderson-Hasselbalch equation, which I know that you all have studied in your previous semesters. Just for revision, for basic compounds, pH is equal to pK plus ionized upon unionized, and for acidic it is pH is equal to pK plus unionized upon ionized. This pK is determined by UV spectroscopy, potentiometric titration and thermometric method. And the uses of pK is, these equations are used to determine the pKa, to predict solubility at any pH. इस equation से हम किसी भी pH पे solubility को predict कर सकते हैं। To facilitate the selection of salts, हम weak acidic weak basic drug के salts बना सकते हैं। salts के कौन से बनाने हैं वो हम इस equation से determine कर सकते हैं। And to predict the solubility and pH of
प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट, जो सॉल्ट बनेंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो भी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। नाउ अब पीके और एब्जॉर्प्शन का क्या असर पड़ता है पीके से हम देख सकते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में दिया हुआ ड्रग्स और राइट में आपका दिया है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वेरी वीक एसिड्स जिनका पीके 8 से ज़्यादा है तो क्या होगा, दे विल रिमेन अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच एंड दे विल बी एब्जॉर्ब्ड अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ जीआईटी। तो एक मोटी सी बात ध्यान में रखिए, अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है जल्दी। तो जो वीक एसिड ड्रग्स हैं जिनका पीके 8 से ज़्यादा है, फर्स्ट रो में देखिए, वो हर पीएच पे अनआयोनाइज्ड रहेंगी और पूरे जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बाद मॉडरेटली वीक है जिनका पीके 2.5 से 7.5 है, they will remain unionized in gastric pH and ionized in intestinal pH, so they will better absorb from the stomach because gastric pH में वो unionized form में रहेंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं आपके जिनका पीके 2.5 है, वो हर पीएच पे आयोनाइज्ड रहेंगे, दे विल बी पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। वेरी वीक बेसिस पीके जिनका 5 से कम है, they will be unionized at all pH and they will be absorbed along the entire GIT. Moderately weak base जिनका pK 5 से 11 के बीच में है, they will be ionized in gastric pH but unionized in intestinal pH and they will be better absorbed from the intestine. Strong bases pK जिनका 11 से ज़्यादा है, they will be ionized at all pH and they will be poorly absorbed. तो अलग अलग pH अलग अलग pH के हिसाब से कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना वो इस चार्ट में आप देख सकते हैं। मोटी बात जो आप याद कर सकते हैं दैट वो ये है कि एसिडिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक पीएच, बेसिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन बेसिक पीएच, क्योंकि उस स्थिति में उस पीएच में वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं। इसको और समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एक सिंपल से आप देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इन द स्टमक, एस्पिरिन ड्रग है जिसका पीके है 3.5। अब यहाँ पर इन्होंने स्टमक की पीएच ली है अप्रॉक्सीमेटली 1.5। अब होगा क्या, अगर हम इस इक्वेशन में पीएच और पीके एक को पुट करें और जब हम निकालें इसका करें तो हमें क्या मिलेगा, आप देखेंगे लास्ट में दिया हुआ है, सो देयर इज 100 टाइम्स एज मच डीआयोनाइज्ड एस्पिरिन एज द लिपिड एस्पिरिन, सॉरी आयोनाइज्ड एस्पिरिन। तो आप देखें डू मैथ जहाँ लिखा हुआ है नीचे, एस्पिरिन डैश एच मीन्स दैट इज अनआयोनाइज्ड इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ आयोनाइज्ड। तो जो अनआयोनाइज्ड एस्पिरिन है इसमें दैट इज 100 टाइम्स दैट ऑफ आयोनाइज्ड एस्पिरिन। इट मीन्स 100 गुना ज़्यादा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है एट द pH 1.5 इन द स्टमक, जो हम इस इक्वेशन से हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन से हमने निकाला है। तो इसका मतलब जो एस्पिरिन है वो आपके स्टमक में जल्दी एब्जॉर्ब होगी बिकॉज जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उस pH पे वो आयोनाइज्ड फॉर्म से 100 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है। दूसरा देखें एग्जाम्पल राइट हैंड साइड में, इन द ब्लड एस्पिरिन का पीके वही रहेगा 3.5, अब ब्लड का पीएच आ गया आपका 7.4। अब आप हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन में ये वैल्यूज़ हम रखेंगे। आप नीचे देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है नीचे डू मैथ, वहाँ हम देखेंगे कि जो आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म है दैट इज अराउंड 800 टाइम्स दैट ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म। इट मीन्स सॉरी, जो आपका आयोनाइज्ड फॉर्म है नीचे लिखा हुआ, सो देर इज ऑलमोस्ट 800 टाइम्स एज मच ऑफ आयोनाइज्ड वाटर soluble एस्पिरिन एज कंपेयर टू डीआयोनाइज्ड मीन्स अनआयोनाइज्ड। तो अनआयोनाइज्ड कम है और आयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा है इस पीएच पे, तो क्या होगा, इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड एंड इट विल बी मूव टू द अदर प्लेसेस। तो ब्लड में वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, यानी ब्लड में ट्रैवल होके वो ऐसी पीएच पे जाएगी जहां उसको एब्जॉर्ब होना है।
कहने का मतलब ये है इसको। नेक्स्ट जो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी दैट इज पार्टीशन कोफिशिएंट, ये भी आपने पहला पढ़ा होगा। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द एक्वस फेज दैट इज जीआई फ्लूइड टू द लिपिड फेज दैट इज बायोमेम्ब्रेन। तो एक्वस फेज से बायोमेम्ब्रेन में ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये चीज़ बताती है आपको पार्टीशन कोफिशिएंट। It is a measurement of the drug's lipophilicity and indication of its ability to cross cell membrane. It is basically oil in water coefficient, that is log P, and it is the ratio of unionized drug distributed between the organic and the aqueous phase in equilibrium. तो इसको log P से हम डिफाइन करते हैं, आप देख सकते हैं फॉर्मूला में दिया हुआ है, log P is equal to log of unionized upon ऑक्टेनल अपॉन अनआयोनाइज इन वाटर। तो ऑयल फेज के लिए हम ऑक्टेनल यूज़ करते हैं और एक्वस फेज यानी वाटर हो गया। इन दोनों फेजेस में अनआयोनाइज ड्रग का कितना रेशियो है वो चीज़ बताती है आपको लॉग पी और पार्टीशन कोफिशिएंट। ये डिफाइन करती है कि ड्रग की लिपोफिलिसिटी यानी कितने जल्दी वो मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर रही है, उसको ये डिटरमाइन करती है। इसमें 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने पहले ही बताई थी। ओनली द अनआयोनाइज्ड ड्रग इज सफिशिएंटली लिपिड सॉल्युबल एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इट मस्ट हैव सफिशिएंट एक्वस सॉल्युबिलिटी टू डिसॉल्व इन द फ्लूइड्स एट द एब्जॉर्प्शन साइट, एंड फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन अ ड्रग मस्ट हैव सफिशिएंट लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई एनफ टू पार्टीशन इनटू द लिपोइडल मेम्ब्रेन। तो ड्रग को पहले सॉल्यूशन फॉर्म में होने के लिए इतनी सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए उसकी, और इतनी उसकी लिपोफिलिसिटी भी होनी चाहिए कि वो पार्टीशन होके सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सके। लॉग पी की वैल्यू क्या दर्शाती है? अगर लॉग पी की वैल्यू 0 है, इट मीन्स कंपाउंड इज इक्वली सॉल्युबल इन वाटर एंड द पार्टीशनिंग सॉल्वेंट। 0 मीन्स दोनों तरफ बराबर है, ऊपर नीचे। -2 का मतलब है कंपाउंड इज 100 times more soluble in water, और log P की वैल्यू 5, it means the compound is 100,000 times more soluble in the partitioning solvent. It means the drug is highly lipophilic. तो जितना ज़्यादा log P पॉजिटिव में ऊपर बढ़ता जाएगा, it means उतनी ही ज़्यादा आपकी ड्रग लिपोफिलिक है। तो नॉर्मली जो मॉडल आपने पहले पार्टीशन कोफिशिएंट निकाला भी होगा, उसके लिए हम जो मॉडल यूज़ करते हैं इट इज ऑक्टेनल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट मॉडल। ऑक्टेनल क्यों यूज़ किया जाता है? ऑक्टेनल हैज़ अ पोलर हेड एंड ए नॉन पोलर टेल एंड इट रिजेंबल्स द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को रिजेंबल करता है, इसलिए नॉर्मली हम ऑक्टेनल वाटर कोफिशिएंट मॉडल ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं? द कॉमन मेथड इज द शेक फ्लास्क मेथड। नोन अमाउंट ऑफ ड्रग हम डिजॉल्व करते हैं एक्वस फेज में, उतना ही वॉल्यूम हम उसमें ऑक्टेनल मिक्स करते हैं, उसको शेक करते हैं, उसके बाद शेक करने के बाद फेजेस को सेपरेट करते हैं, हर फेज में या एक्वस फेज में कितनी कंसंट्रेशन है वो निकालते हैं, माइनस कर देते हैं स्टार्टिंग में हमने कितनी ली थी और कितनी हमारी ऑक्टेनल फेज में चली गई, और फार्मूला पुट करके हम इसको लॉग पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो हम ग्लास वेयर यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। आपने पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब ऑक्टेनल के अलावा हम और भी दूसरे पार्टनिंग सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरी हैं, फर्स्ट इज हाइपर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड द अदर इज हाइपर डिस्क्रिमिनेटिंग। इट मीन्स हाइपो की बात करें अगर, इट में हम वो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं विच आर मोर पोलर देन ऑक्टेनल। अब ऑक्टेनल जो हमने बताया आपको पिछली स्लाइड में कि इसका जो रिजेंबलेंस है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के तरफ है, लेकिन अगर हम बक्कल रीजन या माउथ के रीजन की बात करें तो वो उतना लिपोफिलिक नहीं होता जितना कि बाकी अंदर बॉडी के सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो कोई ऐसी ड्रग है जिसे हमें बक्कल रूट से देना है, तो हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कि ऑक्टेनल से ज़्यादा पोलर हो। तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लाइक ब्यूटेनॉल एंड पेंटानॉल। तो वो हम यूज़ कर सकते हैं उन ड्रग्स के लिए जिन्हें हमें बक्कल रूट से देना है, बिकॉज बक्कल रीजन इज लेस लिपोफिलिक एज कंपेयर टू द अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। दूसरा जो कैटेगरी वह है आपकी हाइपर डिस्क्रिमिनेटिंग। इसमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं विच आर लेस पोलर देन ऑक्टेनल, बिकॉज
they reflect more the lipophilicity of the blood-brain barrier. You might have studied in pharmacology in the last semester that the blood-brain barrier is highly lipophilic. So if we want to administer drug or test the drug for crossing the blood-brain barrier, we need a solvent which is less polar than octanol. So in this case, we can use nitrobenzene, chloroform and cyclohexane. By this we complete the 3 topics. Some of the important questions are: define partition coefficient and its importance in pre-formulation studies, and what is the significance of solubility in pre-formulation studies. So by this we finish the topic. Thank you so much.